फ्रेंड्स वेलकम बैक। आज हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे जेआईबी के सेकंड पेपर का, विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम। ठीक है, देखो यील्ड टू मैच्योरिटी है, लेकिन यील्ड टू मैच्योरिटी समझने से पहले हमें पूरा बॉन्ड समझना पड़ेगा। उससे रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, बॉन्ड का इंटरेस्ट पेमेंट, बॉन्ड्स की वैल्यूज़, रिडम्पशन पॉइंट्स, ये सब हम समझेंगे। उसके बाद हम वाईटीएम पे जाएंगे, क्योंकि ये सब समझना ज़रूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपके जो आगे चैप्टर्स आएंगे जेआईबी में, उसमें भी रिलेटेड है। और आप जब जेआईबी क्लियर करके सीआईबी में जाओगे तो वहाँ डायरेक्ट आपको ये सॉल्व करने को नहीं देगा, डायरेक्ट आपको वाईटीएम्स की वैल्यूज़ या जो बॉन्ड्स की वैल्यूज़ होती हैं वो डायरेक्ट पुट करनी होती हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और पेपर में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो पीपीआईएफ है वो सब हैं। तो ये एक से 2 नंबर का क्वेश्चन कलेक्ट कर सकता है ये चैप्टर जो है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखते हैं डेप्थ क्या होता है। डेप्थ मीन्स अ सम ऑफ मनी ड्यू बाय वन पार्टी टू अनदर। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, देखिए नाम से ही क्लियर है कि अगर हमें पैसे की ज़रूरत है तो हमारा जो सामने कोई, हम किसी से उधार लेंगे ना, हमने किसी से मांगा, अपने दोस्त से एक उधार लिया, तो क्या हुआ ना, उसने कुछ पैसा मुझे दिया तो वो लेंडर हो गया और मैंने बोरो किया उससे, मैं जो हूँ वो बोरोअर हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक उधार की बात होगी ना। डेप्थ का अगर आप हिंदी मीनिंग निकालोगे तो उधार बोलते हैं ना, और एक टाइम के बाद, पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर फ्रेंड है नहीं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा तो मैं उसको शायद पूरा प्रिंसिपल लौटा दूँ। बट बहुत से ऐसी कंपनीज होती हैं, बैंक्स होते हैं हमारे जैसे, तो हम लोग जब किसी को देते हैं मनी लेंड करते हैं तो हम उसके बाद उसको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज करके, तो जो एक पीरियड, जो भी टाइम पीरियड होता है जिसके के लिए हमने इन्वेस्ट किया होता है या हमने लिया होता है, तो हम उसके बाद उस इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ वो इंटरेस्ट भी पे करते हैं ना, जैसे लोन अकाउंट्स में होता है। तो वही चीज़ है। ठीक है, डेप्थ वही चीज़ है। अब बॉन्ड इंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। देखो डेप्थ में क्या होता है, कैपिटल में 2 चीज़ होती है, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। तो इस चैप्टर में हम बॉन्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, बॉन्ड्स क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं ये जो इंपॉर्टेंट थोड़ी बहुत लाइंस इंट्रोडक्शन में बुक्स में दे रखी थी, उसको हम देखते हैं। द होल्डर ऑफ डेप्थ कैपिटल डज नॉट रिसीव द शेयर ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी व्हेन दे प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म, बट ही बिकम्स अ क्रेडिटर टू द फर्म। ठीक है, मीन्स हो गया कि जिसके पास डेप्थ कैपिटल होती है, ठीक है, मतलब चाहे बॉन्ड्स हो चाहे डिवेंचर्स हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी जो शेयर्स हैं कंपनी के, ओनरशिप, उसमें ओनरशिप हो जाती है। ठीक है, शेयर्स में ओनरशिप नहीं होती, बट ये हो जाता है कि उसने कंपनी को कुछ पैसा उधार दिया है और वो उसका क्रेडिटर है। ठीक है, टर्म क्लियर हो रहा है ना, मतलब मीन्स देखिए, अब ये चीज़ समझ लीजिए, जब हम मार्केट में शेयर्स खरीदते हैं तो हमारी कुछ ओनरशिप उस कंपनी में हो जाती है, हम शेयर्स के मालिक होते हैं और हमारी ओनरशिप उस कंपनी में होती है। बट जब आप बॉन्ड्स खरीदते हो या डिबेंचर्स लेते हो, मतलब मीन्स जो डेप्थ कैपिटल की बात हो रही है, तो उस टाइम आप कंपनी के ओनरशिप नहीं मिलती है आपको क्या मिलता है, आप उस कंपनी के क्रेडिटर बन जाते हो। और जब कंपनी आपको वो पैसा वापस कर देती है तो आपका रिलेशनशिप वहीं एंड हो जाता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि आपकी ओनरशिप है और जब कंपनी का कुछ होगा तो आपके उस पर कोई इफेक्ट पड़ना है। ठीक है, वो चीज़ अलग चीज़ होती है, वो टर्म्स अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिए, इन रिटर्न फॉर लोनिंग द मनी द बॉन्ड होल्डर हैव अ राइट टू सर्टेन गारंटीड पेमेंट ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, मीन्स देखो बिल्कुल क्लियर मैंने नोट्स लिख रखे हैं, बुक से लिखे हुए हैं, थोड़ा बहुत अपने टाइम के जो मैंने बनाए थे, तो उसमें बहुत ईजी है, देखो लाइन से ही समझ में आ रहा है क्या लिखा है ना, कि जब हम बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं ना, पैसा लोन पे देते हैं तो उनको एक मैच्योरिटी पीरियड तक गारंटीड पेमेंट्स मिलती हैं, चाहे वो मैच्योरिटी पे पूरा ले लें चाहे इंस्टॉलमेंट में ले लें, जैसे भी वो लेते हैं तो उनको गारंटीड पेमेंट होती है इंटरेस्ट की, और एंड में उनको पूरा प्रिंसिपल उनको वापस मिलता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेप्थ आर टैक्स डिडक्टेबल। ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है डेप्थ के ऊपर वो टैक्स डिडक्टेबल होती है। ठीक है, एंड सेकंड है, डिविडेंड पेमेंट्स आर नॉट टैक्स डिडक्टेबल। देखो अब आप देखो दोनों में डिफरेंस समझ लो। इंटरेस्ट जैसे आपने जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो बॉन्ड आपने लिया है उस पर आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर टैक्स लगता है। ठीक है, बट जो आपको डिविडेंड मिलता है ना, कंपनी देती है ना डिविडेंड, जब उसको प्रॉफिट होता है या कुछ मार्जिन से ऊपर जाता है तो वो आपको एक डिविडेंड प्रोवाइड कराती है कंपनी। ठीक है, हमेशा मिलता है, तो उसमें क्या होता है ना, आपको फिर वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता, उस पर आपके टैक्स चार्ज नहीं होते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू को हम पार वैल्यू भी कहते हैं। इसका मीन्स होता है जो बॉन्ड की फेस वैल्यू है, मतलब जो रिप्रेजेंट करता है अमाउंट जिसको कंपनी ने बोरो किया है, मीन्स ये जो फेस वैल्यू होती है ना, इतना अमाउंट आपने उस कंपनी को बोरो करा है। ठीक है, मतलब आपने उस कंपनी को दे दिया है, जिसको जो भी एक स्पेसिफाइड पीरियड होता है, स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट होता है, उसके उस पर वो वापस करता है। ठीक है, अब देखिए इंटरेस्ट रेट 2 टाइप से होते हैं, एक तो कूपन रेट होता है आपका, एक मार्केट रेट होता है। तो पहले कूपन रेट देख लेते हैं।
कूपन रेट क्या होता है, जो आपका बॉन्ड होता है ना, वो मतलब एक स्पेसिफिक रेट कैरी करता है इंटरेस्ट का, जिसको हम कूपन रेट कहते हैं। स्पेसिफिक रेट क्या होता है, मतलब वो कूपन रेट जो आपको बॉन्ड दिया होता है ना, उसमें जैसे मेंशन रहता है कि 5% है, तो हम ये बोलते हैं कि बॉन्ड के ऊपर लिखा होता है कि 5% उसकी कूपन वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद आपका मार्केट रेट की वैल्यूज पे बॉन्ड की वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। और कूपन रेट और मार्केट वैल्यू दोनों जो होते हैं ना, वो बॉन्ड का जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है और जो वो सब होता है ना, उस पर इफेक्ट डालता है। इसके बारे में हम पूरे चैप्टर जब कंप्लीट करेंगे ना, तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम केवल डेफिनेशन देख लेते हैं। फिर मैच्योरिटी क्या होती है, अ बॉन्ड इज इश्यूड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, ठीक है। ऑब्वियस चीज़ है, 3 साल होगा, 5 साल होगा, 10 साल होगा, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है बॉन्ड का। नेक्स्ट है आपका, इट इज़ टू बी रिपेड ऑन मैच्योरिटी, ठीक है, तो नॉर्मल है। रिडेम्पशन वैल्यू क्या होती है, रिडेम्पशन मीन्स क्या होता है कि जैसे आपका जो वैल्यू है, जो बॉन्ड होल्डर है, जो उसको मैच्योरिटी पे मिलती है, ठीक है ना, मीन्स जब आपका जो बॉन्ड है वो मैच्योर होता है, तो जो आपको पैसा मिलता है उसको हम रिडेम्पशन वैल्यू बोलते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो बॉन्ड होता है जनरली ना, रिडीम्शन जो होता है ना, वो डिस्काउंट पे होता है, ठीक है ना, लेस देन पार वैल्यू एंड रिडीम्ड एट पार, ठीक है ना। मीन्स आपका जो डिस्काउंटेड बॉन्ड होते हैं ना, तो इश्यू आपको डिस्काउंट में किया जाता है। और एक चीज़ भी होती है, अगर आपको प्रीमियम में आप खरीदोगे, मान लो एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रही हूँ, अगर आपने कोई बॉन्ड प्रीमियम में खरीदा, तो जब आप उसको बेचोगे ना, तो आपको ही नुकसान होना है। अगर इंटरेस्ट रेट पे फ्लक्चुएट मार्केट का करेगा, ठीक है, आपको ही नुकसान हो रहा है। पर आप डिस्काउंट में खरीदोगे और जो मार्केट रेट का फ्लक्चुएशन होगा ना, तो आपको वैल्यू ज़्यादा मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो होता है, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि हम बॉन्ड जो है ना, हम डिस्काउंट में खरीदें और प्रीमियम में सेल करें उसको, ठीक है। फिर मार्केट वैल्यू क्या होती है आपकी, अ बॉन्ड में बी ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, मार्केट वैल्यू इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज यूजली बॉट और सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है मार्केट वैल्यू का, इधर हम कूपन रेट और मार्केट वैल्यू में डिफरेंस भी समझ लेंगे कि बॉन्ड, जैसे मार्केट वैल्यू क्या होगी, मान लो आपने पैसा दे दिया हुआ कंपनी को, ठीक है, आपके पास एक बॉन्ड आ गया, अब आपको कहीं रुपयों की ज़रूरत है, या आप चाहते हैं कि ये बॉन्ड मेरे पास नहीं, मैं नहीं रखना चाहता, तो आप क्या करते हो, उसको मार्केट में सेल कर देते हो, ठीक है। और कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में उसको खरीदते भी हैं, ठीक है। तो वो जो रेट होता है ना, जो रेट पे आपको मार्केट में वो आप बेचते हो, वो आपका मार्केट रेट होता है, मार्केट वैल्यू होती है ना, मतलब उस टाइम जो मार्केट का इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है, वो लग के अपने बॉन्ड को बेच दिया, ठीक है। जो भी फेस वैल्यू थी उस पर वो मार्केट रेट का लगा के आपने बेच दिया। अब क्या होता है ना, कूपन रेट में क्या होता है ना, कूपन रेट वो होता है जो इंटरेस्ट आपको कंपनी दे रही होती है, ठीक है ना, मतलब जो उसमें स्पेसिफाइड होता है, जैसे आपने 5% बोल दिया, तो जो कंपनी देगी ना आपको, वो 5% पे आपको पे कर रही है। लेकिन ये जो मार्केट में आप बाय और सेल कर रहे हो ना बॉन्ड को, वो ये रेट होता है मार्केट वैल्यू। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं डे काउंट क्या होता है, डे काउंट कन्वर्जन। देखिए इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट पेमेंट आर मेड बेस्ड ऑन द डे काउंट मेथड फॉलो, ठीक है। अब इंटरेस्ट पेड जो पेमेंट होती है ना, वो ऐसे होती है, 4 मेथड दे रखे हैं आपको। एक्चुअल टू एक्चुअल मीन्स एक्चुअल नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड, ठीक है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जेआईबी के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। मैं आपको क्लियर भी करते आ रही हूँ, जो मुझे याद है, जैसे कि दिए हुए टाइम हो गया है, तो जो क्वेश्चंस मुझे याद है किस टाइप से आए थे, तो मैं आपको बताती चलूँगी, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप का पैटर्न रहता है पेपर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था जिसमें ऑप्शंस में जो थे ना, ये ऑप्शंस थे कन्वर्जन मेथड से रिलेटेड था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा। इवन आपका जेआईबी का मैं बताती चलूँगी कितने मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो एक्चुअल टू एक्चुअल, अब इसमें क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ डेज आर कैलकुलेटेड, ठीक है। फिर एक्चुअल डिवाइडेड बाय 365 डेज। इधर क्या होता है ना, इवन इन केस ऑफ लीप ईयर, डेज इन अ ईयर वुड बी कंसिडर्ड एज 365, ठीक है। मीन्स आपकी जो एक्चुअल डेट है आप वो लिखोगे, उसको डिवाइडेड कर दोगे 365 से, ठीक है। अब एक्चुअल डिवाइडेड बाय 360, इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है एक ईयर के लिए, उसको कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास केवल 360 डेज हैं, ठीक है ना। मीन्स आपका जो एक्चुअल टाइम पीरियड है वो तो आप लिख रहे हो यहाँ पे, बाकी आपका 360 डेज का आप ले रहे हो, ठीक है। फिर क्या है, 30 डिवाइडेड बाय 360, द डेज ऑफ द मंथ आर अज्यूम्ड एट टू बी 30 फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। मीन्स हम यहाँ पे 30 मंथ्स लेके यहाँ पे 360 डेज ले रहे हैं अपना, मतलब ये डेज है आपका, ये भी डेज है, मतलब एक महीने में हम मान रहे हैं कि केवल 30 डेज हैं, ठीक है। आप 28 मंथ्स फरवरी का नहीं ले रहे हो, 29 नहीं कर रहे हो, उसको 31 वाला छोड़ दे रहे हो, आप मान रहे हो कि महीने में केवल 30 डेज है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो ईयरली आप ले रहे हो वो भी 360 डेज ही कंसीडर कर रहे हो, उससे ज़्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हो। अब आप समझ गए ना ये क्या है, ये मतलब ये है कि आप इंटरेस्ट जो पे कर रहे हो
तो इसमें आप डे काउंट कर रहे हो, ठीक है ना। जैसे आपने 5 ईयर्स मान लिए, ठीक है, 5 ईयर्स माना, तो किस हिसाब से आप पेमेंट कर रहे हो ना। एक तो होता है कि एक्चुअल, जैसे कैसे समझ रहे हो ना आप, एक्चुअल तो क्या हो गया ना कि एक्चुअल जो है जैसे 365, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि 3.5 मंथ्स का है, या 3 ईयर 6 मंथ्स का है, या 4 ईयर 6 मंथ्स का, तो इसमें देखो मैंने बोला तो ये है कि जितने दिन है, चाहे लीप ईयर आए, चाहे आपका 31st मंथ आए, वो सारा कैलकुलेट होगा, जितने मंथ जितने डेज आपके बनेंगे उन सबको आप लिख रहे हो एक्चुअल में, ठीक है ना। और 365 का मीन्स क्या है कि एक्चुअल तो हम वही ले रहे हैं जो टाइम पूरा ऑलरेडी लगा, लेकिन 365 का मीन्स है कि हम नीचे जो अपना ईयर में मान रहे हैं वो डेज मान रहे हैं कि एक ईयर में 365 डेज ही हैं, ठीक है। और जब 360 की हम बात करें तो हम ये मान रहे हैं कि एक ईयर में 360 डेज ही हैं, हम उसको 362 कंसिडर नहीं करेंगे, 365 कंसिडर नहीं करेंगे, केवल 360 कंसिडर करेंगे। और जब हम 30 और 360 की बात कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि महीने में जो एक मंथ दिन दे रखे हैं आपको वो 30 हैं केवल, ठीक है। 31 नहीं है, 29 नहीं है, 28 नहीं है, केवल 30 डेज हैं, और आपका ईयरली 360 तो हम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको पॉइंट्स कि क्या एक्चुअल है, क्या 360 है, ठीक है। ये डे कन्वर्जन कर रहे हैं कि कैसे इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है। टाइप ऑफ बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे कुछ टाइप के बॉन्ड्स देखेंगे, यहाँ पे सारे कवर नहीं हो रहे हैं, कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो यहाँ पे कवर नहीं हो रहे हैं, जो मेन है वो हम देख लेते हैं। तो एक तो फिक्स्ड रेट बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है आपका जो बॉन्ड की वैल्यू होती है थ्रू आउट लाइफ कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है, मतलब कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, फिक्स रेट होता है। फ्लोटिंग रेट क्या होता है आपका, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, इसमें जो बॉन्ड्स की वैल्यूज होती है ना वो आपका एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं, उससे लिंक्ड होती है और चेंज होता रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल भी दिया है लिबोर, ठीक है, तो उस लिबोर से कनेक्ट कर दिया आपका, जैसे जैसे इसमें चेंज होगा उस बेंचमार्क से आपने जितना भी पॉइंट में ले रखा है 1% 2% जितना भी एक्स्ट्रा करके कर रखा है वो उसमें चेंज हो जाएगा, कम करके रख रखा है तो सारे चेंजेस उसके बेसिस पे होंगे। फ्लोट करता है मीन्स चेंज करता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है आपके, इसमें कोई रेगुलर इंटरेस्ट नहीं आता है, ठीक है, रेगुलर इंटरेस्ट नहीं होता है, और डिस्काउंट पे ये इश्यूड है डिस्काउंट टू पार वैल्यू, ठीक है, डिस्काउंट में होते हैं हमेशा इश्यू। तो इसमें जो इंटरेस्ट होता है ना वो आपका मैच्योरिटी पे काफ़ी आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बॉन्ड होल्डर्स रिसीव द फुल प्रिंसिपल अमाउंट ऑन द रिडेम्पशन डेट, ठीक है। जो आपका रिडेम्पशन डेट होती है, जो मैच्योरिटी डेट होती है, उस पर आपको पूरा प्रिंसिपल एंड प्लस इंटरेस्ट जितना होता है वो सारा मिल जाता है, ठीक है। लेकिन बस इसमें क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट होता है वो रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं होता है, कभी जल्दी हो रहा है कभी बाद में हो रहा है, तो वो उस टाइप से रहता है, ठीक है। हाई यील्ड वैल्यूज, हाई यील्ड बॉन्ड्स कौन से होते हैं, इनको जंक बॉन्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस पर जो क्या होता है ना आपका रिस्की होता है, मतलब हाई यील्ड बॉन्ड मीन्स कि हाई यील्ड है, मतलब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो इन्वेस्टमेंट है इस पर आपको बहुत ज़्यादा वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन जितना प्रॉफिट होगा उतना ही रिस्की हो जाता है, तो ये बहुत रिस्की बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। और इसको ना मतलब जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना उनको थोड़ा सा इसको रेट बिलो ही रेट में रख रखा है, क्योंकि जहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क होता है ना वहाँ लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका नेक्स्ट है कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। कन्वर्टिबल बॉन्ड्स क्या होता है, इट गिवन ऑप्शन टू द बॉन्ड होल्डर्स टू एक्सचेंज अ बॉन्ड टू अ नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द इश्यूअर कॉमन स्टॉक, ठीक है। मीन्स क्या हुआ कि अगर वो चाहता है तो वो अपने बॉन्ड को नंबर ऑफ शेयर्स के, जो इश्यूअर है, मतलब इश्यूअर कौन होगा, जिस कंपनी से उसने खरीदे हैं, मतलब मान लीजिए मैंने किसी कंपनी को अपना पैसा देके बॉन्ड्स खरीद ली, अब मैं चाहता हूँ कि मैं बॉन्ड्स नहीं रखूँ, मैं इसके शेयर्स ले लूँ, तो मैं उस कंपनी को ये बॉन्ड कन्वर्ट करवा के उसकी जो भी वैल्यूज़ है, जिस हिसाब से भी जो भी टर्मोलॉजी उस टाइम की कंडीशंस उस कंपनी की जो भी सेट हैं उसके हिसाब से मैं उसके कॉमन स्टॉक्स खरीद लेती हूँ, ठीक है। मतलब मैंने बॉन्ड को कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्टॉक्स में, शेयर मार्केट में, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। तो वो चीज़ इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड, इसमें क्या होता है, द प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स आर इंडेक्स टू इन्फ्लेशन, ठीक है। मीन्स आपका जो इन्फ्लेशन है उससे लिंक्ड कर देते हैं इसको, कि कौन किस चीज़ को, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है, तो इसको क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड। देखो जो भी आपके बॉन्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हो नेम से क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो जब आपके पेपर में बॉन्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऐसा आ जाता है कि ये ऐसे टाइप का कौन सा बॉन्ड होगा, जैसे ऐसे क्वेश्चन दे दिया ना कि आपका इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, इंडेक्स्ड हो जाता है, तो कौन सा बॉन्ड है, जीरो कूपन बॉन्ड है, ये बॉन्ड है। तो मतलब आपका जो पेपर में ऐसा क्वेश्चन है तो नेम से ही आपको बॉन्ड्स क्लियर हो जाते हैं, तो आपको बहुत इजी हो जाता है, तो 0.50 टाइप्स के मतलब मार्क्स में आ जाता है, ठीक है, आधे मार्क्स का हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन बॉन्ड्स पे।
फिर आपका क्या है, अदर इंडेक्स बॉन्ड, जैसे आपका इक्विटी से लिंक्ड है, ठीक है, इंडेक्स्ड हो गया, आपका कोई बिजनेस इंडिकेटर से लिंक्ड है, जीडीपी से लिंक्ड है, तो ऐसे कोई बॉन्ड्स होते हैं ना, तो उसको अंडर इंडेक्स बॉन्ड की कैटेगरी में रखा गया है। फिर असेट बैक्ड सिक्योरिटीज, ठीक है, इसमें क्या होता है, द बॉन्ड्स हुज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट्स आर बैक्ड बाय द अंडरलाइंग कैश फ्लो फ्रॉम अदर एसेट्स, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, आपको एक कंपनी ने बॉन्ड इशू कर दिया, ठीक है, पर जो वो आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है या वो प्रिंसिपल पे करेगी, वो किस बेसिस पे करेगी, वो कर रही है जो उसकी दूसरे एसेट्स हैं और उससे जो कैश फ्लोज हो रहा है उससे वो आपको पे कर रही है, ठीक है ना। मतलब एक एसेट के मतलब उसने क्या किया, आपके जो बॉन्ड है उसको एक एसेट से लिंक कर दिया और उस एसेट से जो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है या जो भी कैश फ्लो वो कर रहा है, उस कैश फ्लो के थ्रू वो आपको इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा है, ठीक है, एंड में प्रिंसिपल पे करेगा। फिर आपका आता है सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, दोज दैट हैव अ लोअर प्रायोरिटी देन अदर बॉन्ड्स ऑफ द इश्यूइंग इन द केस ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। सबऑर्डिनेट है मीन्स क्या हुआ कि इसकी जो लिक्विडेशन की इश्यूअर, जैसे इश्यूअर के पास है, आप इसको लिक्विडेट कराना चाहते हो तो इसकी प्रायोरिटी लोअर होती है कंपेयर टू अदर बॉन्ड, ठीक है, मतलब कोई और बॉन्ड आया और ये बॉन्ड गया तो इसकी प्रायोरिटी लोअर होगी, पहले बार दूसरा जो बॉन्ड आया जो इससे हायर प्रायोरिटी पे है उसको लिक्विडेट करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट बॉन्ड्स वो होते हैं। कवर्ड बॉन्ड्स आर बैक्ड बाय, देखो एक चीज़ आप समझ लो, आप यहाँ देख रहे होगे बॉन्ड्स की डेफिनेशन तो सेम ही है, तो सारे सबका काम एक ही है, बस ये है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो टाइप के बॉन्ड होते हैं इनके जो फीचर्स थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं, वो क्या क्या फीचर्स है, ठीक है, वही बस चेक कर रहे हैं। तो कवर्ड बॉन्ड्स में क्या होता है, बैक्ड बाय कैश फ्लोज फ्रॉम मॉर्गेज और पब्लिक सेक्टर एसेट्स, ठीक है ना। मीन्स जो आपके कवर्ड बॉन्ड होते हैं ना, उसको जो आपको इंटरेस्ट ऑफ पेमेंट होती है वो आपके कैसे होते हैं, जो किसी ने मॉर्गेज कर रखा है, ठीक है, या फिर पब्लिक सेक्टर असेट्स होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर असेट्स होते हैं उनके थ्रू जो कैश फ्लो हो रहा है उससे आपके कवर्ड बॉन्ड्स कवर करे जा रहे हैं, ठीक है। फिर परपेचुअल बॉन्ड्स, ठीक है, परपेचुअल बॉन्ड्स जो होते हैं ना आपके, ये शेयर मार्केट से भी रिलेटेड होते हैं और इसको पर्प्स कहते हैं, दे हैव नो मैच्योरिटी डेट, इनमें कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती है, ठीक है। बियरर बॉन्ड क्या होते हैं, आ गया है मैं बोलती जा रही हूँ, बियरर बॉन्ड क्या होता है, इज एन ऑफिशियल सर्टिफिकेट इश्यूड विदाउट एनी नेम्ड होल्डर, ठीक है, विदाउट एज नेम्ड होल्डर। बियरर बॉन्ड आर वेरी रिस्की बिकॉज दे कैन बी लॉस्ट और स्टोलन, ठीक है। आपने बियरर चेक सुना होगा, जब हम नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो बियरर चेक होते हैं ना, हम चेक पढ़ते हैं तो उसमें बियरर चेक होता है ना कि अगर उसको मार्क नहीं किया है तो बियरर का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास है वो इसको यूटिलाइज कर सकता है, ठीक है। तो बियरर बॉन्ड क्या हो गया, सेम कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए इसमें क्या होता है ना, आपको बॉन्ड जब इश्यू करते हैं ना तो नॉर्मली नेम लिख के इश्यू होता है कि इस फला फला व्यक्ति का है, ठीक है। लेकिन जब ये जो बियरर बॉन्ड होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी नेम प्रिंट नहीं होता है, ठीक है। तो आपको जब ये बॉन्ड दिया जाता है और अगर आप इसको खो देते हो या आपके अलावा कोई इसको रिडीम कराता है तो रिडीम्शन हो जाता है, इसलिए बहुत रिस्की होते हैं बॉन्ड्स की, क्योंकि चोरी हो सकते हैं, खो सकते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद क्या है, अ गवर्नमेंट बॉन्ड ऑल्सो कॉल्ड ट्रेजरी बॉन्ड इज इशूड बाय अ नेशनल गवर्नमेंट इज नॉट एक्सपोज टू डिफॉल्ट रिस्क, ठीक है। जो आपके गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं जो ट्रेजरी करते हैं, टी बिल्स भी वगैरह बोलते हैं हम उनको, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो आपको वैल्यू मिलती है वो थोड़ी कम होती है कंपेयर टू जितने अदर बॉन्ड्स हैं, ठीक है। बट इसमें रिस्क के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होते हैं, डिफॉल्ट रिस्क तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर डिफॉल्ट रिस्क की बात आती है तो इट मीन्स आपकी इकोनॉमिक कोलैप्स कर गई है, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो रहा है, सारे हमने जो बॉन्ड्स पढ़े क्लियर हो गए हैं। एक बार इनको रिवीजन जरूर करना पेपर में जाने से पहले, चाहे लेटेस्ट सम अप पढ़ लेना, चाहे इन्हीं बॉन्ड्स को बस एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि 1 लाइन्स के हैं और एक बार अगर आपको नाम से ही क्लियर हो जाएंगे सारे तो एक बार रीड आउट करना ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड्स, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, मतलब ऑप्शंस कौन से होते हैं, अगर हम बॉन्ड्स की बात करें तो ऑप्शन कौन से होता है, नॉर्मली आप जितना भी पढ़ोगे ना ऑप्शंस, पुट एंड कॉल, ठीक है, ये दो ऑप्शंस होते हैं हमेशा, ठीक है। तो पुटेबिलिटी और कॉलेबिलिटी यहाँ बोला गया है, लेकिन नॉर्मली जब हम जैसे नॉर्मल टर्म्स में एकदम इंग्लिश की लैंग्वेज में बात करें, बेसिक लैंग्वेज में, तो हम पुट और कॉल दो ऑप्शन से यूज़ करते हैं जब भी हम बैंकिंग टर्म्स की बात करते हैं। अभी तो आप इसमें पढ़ रहे हो, जब आप फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड पढ़ोगे जो आपका 4th चैप्टर है जेआईबी का, तब वहाँ पे भी पुट एंड कॉल बार बार यूज़ होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलेबिलिटी क्या होती है, कुछ बॉन्ड्स ऐसे होते हैं कि इश्योर के पास राइट होते हैं कि रिपे द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑन द कॉल डेट्स, दिस इज कॉल्ड कॉल ऑप्शन, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी कभी होता है कि कंपनी जो इश्योर होता है वो देता है, बाकी आप इसको खरीदते हो या आप इसको मतलब देखिए, ठीक है, अगर आप किसी से कॉल ऑप्शन रखवा रहे हो तो ऑब्वियस सी चीज़ है ना,
मतलब कि आप उसके लिए, जैसे आप देखिए ये किसके पास राइट है, बॉन्ड के जो बॉन्ड होल्डर है उसके पास राइट है ना। तो कभी कभी क्या करता है ना, वो थोड़ा सा पैसा कम ज़्यादा करके या किसी अदर कंडीशन में वो एक ऑप्शंस अपने उसमें बॉन्ड में लगवा लेता है। तो इसमें क्या होता है कॉलेबिलिटी में कि अगर उसको कुछ अर्जेंसी है या कुछ नीड है तो वो मैच्योरिटी डेट से पहले, ठीक है, एक टाइम लिमिट होती है, ऐसा नहीं कि उसने आज लिया कल कर दिया क्योंकि उसने कॉल ऑप्शन लगा रखा है, वो एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेता है और उसकी जो भी मैच्योरिटी डेट होती है उससे पहले वो ये बॉन्ड को रिडीम्ड करा सकता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम कॉल ऑप्शन, ठीक है। और अगर देखो अगर बॉन्ड्स जो है ना उस पर उसको प्रीमियम इश्यूअर को पे करना पड़ रहा है, ठीक है, मींस जो बॉन्ड की वैल्यू है ना वो बहुत हाई हो गई है, मतलब बहुत हाई वैल्यू पे है इस टाइम, प्रीमियम बॉन्ड चल रहा है, तो उसको कॉल प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। मतलब उस टाइम बॉन्ड की जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से उसको हम कॉल प्रीमियम बोलते हैं। फिर पुटेबिलिटी आता है, पुट ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसमें जो होता है होल्डर के पास राइट होता है टू फोर्स द इश्यूअर टू रिपे द बॉन्ड बिफोर द मैच्योरिटी डन ऑन, ठीक है। मुझे लग रहा है मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा। इसमें कॉलेबिलिटी में क्या होता है ना, जो इश्यूअर होता है उसके पास होता है, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। और इसमें जो होता है ना आपका जो होल्डर होता है उसके पास होता है, ठीक है ना, पुट ऑप्शन। कॉल का क्या होता है कि इश्यूअर के पास राइट होता है कि वो कॉल कर सकता है, मतलब मैच्योरिटी से पहले वैल्यूज को जो ना है ना, मतलब उसको पैसे को रिडीम करा सकता है बॉन्ड को। और पुटेबिलिटी में क्या होता है, होल्डर के पास राइट होता है कि वो मैच्योर होने से पहले उस इश्यूअर को फोर्स करे कि हमारा ये जो बॉन्ड है उसको रिडीम्ड कर दे, ठीक है ना। सॉरी प्लीज़ उसको आप करेक्ट कर लेना, कॉलेबिलिटी ऑफ पुट में एक बार फिर से बोल देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि गलत बोल दिया था मैंने पहले। कॉलेबिलिटी में इश्यूअर के पास राइट होता है एंड पुट ऑप्शन में होल्डर के पास राइट होता है, ठीक है। बस आप दो टर्म्स ऐसे समझ लो, ईजी हो जाएगा। फिर वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स क्या होती है, ठीक है। वैल्यूएशन बॉन्ड्स में क्या होता है, ए सिक्योरिटी बॉन्ड कैन बी रिगार्डेड सिंपली एज एन एसेट दैट पेज अ सीरीज ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट ओवर अ पीरियड, ठीक है। अब देखो क्या बोला कि बॉन्ड जो होता है ना उसको हम कैसे रिगार्ड कर रहे हैं, एसेट होता है हमारा। पहली बात तो ये बॉन्ड जो होता है जिसमें आपको क्या होता है, सीरीज ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। डिविडेंड मिल रहा है या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, किसमें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड क्या होता है, मैच्योरिटी तक, ठीक है ना। जब तक मैच्योरिटी के बाद तो वो बॉन्ड खत्म हो गया ना आपका, तो वो चीज़। अब देखो सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस फ्यूचर कैश स्ट्रीम्स, ठीक है। जब तक फ्यूचर कैश स्ट्रीम्स में आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, तो वो वैल्यू आपकी होती है वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। आप वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स कैसे